हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। ये लेक्चर जो है आपका, इसमें हम सेल के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से मिसिंग होते हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेल का डेफिनेशन क्या होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी हमारी लाइफ में प्रोसेसेस होते हैं, कुछ भी हम खाते पीते हंसते जो भी करते हैं चीजें, हमारी बॉडी जिस भी चीज से बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लाइव सेल जो है उसको देखा था और डिस्क्राइब किया था। उन्होंने 1665 में इसको कॉर्क पे देखा था, जो कि बॉटल के ऊपर होता है, कांच की बॉटल के ऊपर। तो उसमें उन्होंने इसको एक तरीके से देखा था। फिर 1674 में ल्यूविन हॉक आए जिन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। मतलब फ्री में पॉन्ड के अंदर, जैसे पानी के अंदर फ्री लिविंग सेल था जो उनको नजर आया था, क्योंकि पहले वाला फ्री लिविंग नहीं था, कॉक के ऊपर बस स्पॉट किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद आते हैं, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में। 1839 में पुरकिंजे जो है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म जो है वो क्वाइन किया। अब ये सब टर्म जो है, जो भी ये टर्म आप देख रहे हैं, ये सब आगे अभी पढ़ेंगे हम। 1839 में शेल्डियन और शेवान जो थे, इन्होंने सेल की थ्योरी प्रोवाइड करी और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1855 में विंचो आते हैं। उन्होंने ये कहा कि जितने भी सेल डिराइव किए जाते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, मतलब सेल के अंदर डिवीजन वगैरह जो है वो पॉसिबल होती है। 1940 में वी गॉट द माइक्रोस्कोप, जिससे बहुत अच्छे तरीके से हम सेल को देखने लगे, समझने लगे। तो सेल के स्ट्रक्चर को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक तो आउटर कवर होता है सेल के स्ट्रक्चर का, एक इनर पोर्शन होता है। इनर पोर्शन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए कि ये सेल का एक आउटर वॉल होगा, फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा विच इज अ जेली काइंड ऑफ लिक्विड, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो अंदर वाले स्ट्रक्चर में वी हैव द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आउटर कवर जो है ना, वो आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दो पोर्शन में मिलता है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल वी आर डिस्कसिंग। लाइक अगर सेल वॉल है तो वो केवल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल के अंदर नहीं होता है। एनिमल्स के अंदर यूजुअली आपका सीधा सेल मेम्ब्रेन से ही सेल का जो शुरुआत है वो होता है। सो प्लांट और एनिमल सेल आपके दो तरीके के पाए जाते हैं। जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, जो आगे ऑर्गन के वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है। तो ये अगर आउटर कवर इज सेल मेम्ब्रेन तो हम बोलेंगे कि ये एनिमल सेल है। अगर आउटर कवर जो है वो आपका सेल वॉल से बना हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये प्लांट सेल है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेल वॉल है, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, बिकॉज प्लांट्स जो है वो अपनी रक्षा के लिए मूव नहीं कर सकते, राइट। एक जगह पे सिडेंट्री होते हैं, खड़े रहते हैं प्लांट्स। तो अगर उनके ऊपर कोई हार्म होगा, कुछ अटैक होगा, तो वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उनको भगवान ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल दिया है, ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके इवन इफ द प्लांट्स आर सिडेंट्री, ठीक है। बाकी जो एनिमल होते हैं, अगर एनिमल के ऊपर कुछ भी हमला होता है, कुछ भी चीज होती है, तो वो मूव कर सकती है, अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए एनिमल्स को सेल वॉल की जरूरत नहीं होती है। सेल वॉल जो है ये फ्रीली परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब जो अपने में से चीजों को पास होने दे, आसानी से पानी वगैरह, कोई भी हवा, ये सब पास होने दे, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है। फ्री तरीके से परमिएबल का मतलब कि कोई भी चीज आर पार जो है वो पास हो सकती है। फिर ये प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी और एल्गे में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स में नहीं पाया जाता, राइट। और काफी स्ट्रांग होता है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, रिजिडिटी बहुत होती है। जैसे अगर आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करें, आप उसमें मुक्का मारिए, जाके देखिए हाथ पे कितनी चोट लगेगी। सेल वॉल, उसकी आउटर लेयर रिजिड है, इस वजह से चोट लगती है। नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गन। उसके बाद कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो प्लांट और एल्गे के अंदर अगर सेल वॉल पाया जाता है तो वो बेसिकली सेलुलोज का बना होता है। फंगी के अंदर पाया जाता है तो चिटिन का बना होता है। बैक्टीरिया के अंदर अगर पाया जाता है तो वो पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेल मेम्ब्रेन विच इज द नेक्स्ट यूनिट, उसकी बात करते हैं। अब हमें ऐसा पता है कि एनिमल्स की जो आउटर लेयर है दैट इज मेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पर प्लांट्स की आउटर लेयर जो थी वो सेल वॉल से बनी थी। तो प्लांट्स के सेल वॉल की अगली लेयर जो होगी वो प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट लेयर। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है, मतलब हर एक चीज को अपने आर पर नहीं जाने देती, सेलेक्टिव तरीके से ही कुछ चीजों को अपने में से पास होने देती है। क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन से चीज अंदर चलेगी तो समझिए वो सीधा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में आगे चल के इफेक्ट करेगी, है ना। तो ऐसे किसी को भी तो अंदर नहीं जाने दे सकते। और ये एंट्री और एग्जिट क्या होगा सब्सटेंसेस का, उसको कंट्रोल करने वाली लेयर होती है।
हर एक टाइप ऑफ सेल में ये प्रेजेंट होती है, बीट द एनिमल सेल, बीट द प्लांट सेल, और ये मेनली आपकी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस। अच्छा, ये काम कैसे करता है, ये आपको मैकेनिज्म जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे ये सेलेक्टिव तरीके से परमिएबल मैनर में वर्क करती है। अब हमारे सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, सेल के अंदर भी जो हम भोजन खाते हैं वो हर एक सेल के अंदर जाता है ऑब्वियसली। तो ऐसे समझिए कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, ठीक है। अब इसमें से कोई भी अगर चीज अंदर जानी है सेल की, सेल से अगर बाहर आनी है, ठीक है, तो वो किसी सर्टेन प्रोसेस के थ्रू होती है, उसको हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहते हैं। आपको सिंपली डिफ्यूजन को समझना है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना चीजों का। अब ऐसे समझिए कि हमारे पास चीनी है और उसका घोल है ना, मतलब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका वाटर हो गया और आपका सॉल्यूट है, दैट इज चीनी, दैट इज शुगर। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट बन जाता है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा, जिसमें सॉल्यूट कम है, मतलब जिसके अंदर चीनी या फिर शुगर हमने कम डाला है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक होगा जब सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब चीनी जो है वो ज्यादा है। अब ये आपको फिनोमिना क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है ना सेल से, वो इसी फिनोमिना पे वर्क करता है कि सेल उस टाइम पे हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है ना, मतलब उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो कितना है, उसी हिसाब से उससे चीजें जो है वो अंदर बाहर होती हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, सेल के अंदर जैसे मैंने बोला सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो भी इफेक्टिव रहेगा और वाटर का भी मूवमेंट सेल के अंदर बाहर से होता रहेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी से सेल जो है वो एनर्जी वगैरह अटेन करते हैं और बॉडी के बाकी चीजों को देते हैं। ये सब इसी तरीके से डिफ्यूजन से वर्क करता है। ऑस्मोसिस के केस में होगा क्या, ऑस्मोसिस के केस में सॉल्यूट जो है ना उसका मूवमेंट ट्रैक नहीं किया जाता सेल में से, केवल वाटर के मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन जहां पे केवल वाटर के मूवमेंट को कंसिडर किया जाता है। अब आप ऐसे समझिए जैसे रेजिन होता है ना, मतलब जिसको किशमिश कहते हैं, किशमिश को पानी में रख दीजिए वो फूल जाता है। क्यों फूलता है, डिफ्यूजन के फिनोमिना से। ऐसे ही सेल को भी समझिए कि सेल जो है अगर आप उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक जो भी है, अगर उसमें रख देते हैं तो सेल उस हिसाब से फूलेगा, कम होगा, श्रिंक होगा। ये सब चीजें सेल के अंदर भी होने लगती हैं। अगर वो श्रिंक होगा सेल तो मतलब वो धीरे धीरे करके मर जाएगा, है ना। अब ये केस जो होता है इसको प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ये कब होता है, जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को रख दिया, मतलब हमने उस सॉल्यूशन में रखा जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है ना, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो मैंने बताया मूवमेंट क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो होगा क्या एक्चुअल में, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट जो है वो सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, और सेल के अंदर वाटर जो है वो बाहर वाले सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल का ज्यादा पानी का कॉन्सेंट्रेशन खुद को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा, अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली सेल जो है वो अपना सारा पानी बाहर फेंकता चला जाएगा, बिकॉज सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में सेल श्रिंक हो जाता है और डेड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेल को सर्वाइव करना है या हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल हमारे सस्टेन करते हैं वो मेनली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में ही उनको प्लेस किया गया होता है। अगर वो चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के जो सेल है वो श्रिंक होकर डेड हो सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जैसा मैंने बोला इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, मतलब ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर ऐसे जेली टाइप फॉर्मेट में एक फ्लूइड घूम रहा होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो आपके बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, एंड एक होगा आपका न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए ये सब होता है। न्यूक्लियस वी विल स्टडी डिफरेंटली, क्योंकि ये काफी डिस्क्राइब करते हुए डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डीएनए एडिटिंग की टेक्निक्स, आरएनए, ये सब डिटेल में देखा जाएगा। नाउ विल सी द अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे समझिए ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम वैसे मिल जाएगा। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, मतलब ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एडेनोट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। ये एक तरीके का एनर्जी का पैकेट होता है। तो एनर्जी का पैकेट अगर सेल के अंदर कहीं पे भी चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से सप्लाई होके जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के पैकेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब हमें ऐसा पता है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का अपना डीएनए होता है।
अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है। तो डीएनए दो चीजों का होता है, एक न्यूक्लियस का होता है खुद का और एक माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। एटीपी कब जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया? जब भी हम खाना खाते हैं, तो जैसे ही खाना हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिक्सअप होती है, तब आपका ब्रेकिंग डाउन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी जनरेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करी तो मेम्ब्रेन मतलब लेयरिंग होती है उसकी, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन है मतलब इसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए डबल मेम्ब्रेन की लेयर इसमें जो है वो पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर प्लांट्स के अंदर बात किया जाए तो प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स के अंदर ना प्लास्टिड भी होता है। ये प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये भी डबल लेयर का होता है और इसका भी डीएनए होता है खुद का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना, वैसे ही प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए होता है। प्लांट्स के अंदर ये प्लास्टिड जो है ये प्लांट्स को पिगमेंट प्रोवाइड करता है, कलर जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। अब प्लास्टिड अलग अलग रंग के हिसाब से, मतलब अलग अलग रंग का अगर होगा या प्लास्टिड के अलग अलग अगर टाइप्स होंगे तो वो अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब टाइप्स देखते हैं। प्लास्टिड है अगर क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोफिल जनरेट करेगा और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है तो इससे कैरोटीन और जेंथोफिल दो तरीके के पिगमेंट जो है वो निकलते हैं। कैरोटीन है तो ऑरेंज रेड कलर होगा, जेंथोफिल है तो येलो कलर होगा। फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये वाला प्लास्टिड जो है इसमें कोई पिगमेंट नहीं निकलता है, ये कलरलेस होता है। इसका केवल यूज जो है प्लांट के द्वारा वो फूड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट ही क्योंकि ग्रीन कलर जनरेट करता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, और ये वही कलर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। सो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट इज द साइट जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हाँ, एक चीज यहाँ और ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये केवल मदर से ही लिया जाता है। मतलब किसी भी बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसकी मदर के थ्रू ही जाएगा, पास होगा मदर के थ्रू ही, फादर का कोई रोल नहीं होता। इसकी वजह से ना कई बार माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो भी हो जाती है बच्चों के अंदर, जिसको सॉल्व करने के लिए 3 पेरेंट बेबी का प्रोसेस जो है, 3 पेरेंट बेबी, ये वाला प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम सेपरेट जो है क्विक बिट में वो कवर कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि मदर से ही केवल इनहेरिट होकर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बच्चों को मिलता है। अब बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हमने देखा साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस तरीके का होता है कुछ। लेट मी चेंज द कलर, कौन सा कलर है, पिंक ले लेते हैं, है ना। तो देखिए ये आपका इस कलर का कुछ, पिंक दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का कुछ आपकी शेप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये 2 टाइप का होता है और ध्यान रखिए इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। अब ये मेम्ब्रेन्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ना। डबल मेम्ब्रेन हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक में मेम्ब्रेन होती है। पर एंडोप्लाज्मिक क्योंकि 2 टाइप का है, एक रफ एक स्मूथ। केवल रफ वाला, केवल आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, रफ वाले के अंदर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती। तो दरअसल होता क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा उसके ऊपर रिबोसोम्स होंगे। रिबोसोम्स ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स जो हैं, इनको हम रिबोसोम्स कहते हैं। दरअसल रिबोसोम्स जो है यही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने वाली जगह होती है, यहीं पे प्रोटीन बनता है, तो इनको प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी कहा जाता है। और ये रिबोसोम्स जो हैं अगर उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई लेयरिंग नहीं है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉट्स हैं ये रिबोसोम्स होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन केवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, केवल रफ वाले में प्रेजेंट होते हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें कोई भी रिबोसोम नहीं होगा। और यहाँ पे रिबोसोम, अब देखिए अब कुछ कुछ जगह डॉट है, जहां पे डॉट है दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ प्रोटीन बनेगा। अब जिस जगह डॉट नहीं है, बाकी जगह का क्या, जहां डॉट नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ पे लिपिड बनेगा, लिपिड फॉर्मेशन का साइट है ये। अब प्रोटीन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पे, फिर यहाँ से एंजाइम के फॉर्म में बाहर निकलता है और निकल के किसकी तरफ भागता है, गोल्गी एपरेटस की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो है यहाँ पे जितने भी प्रोटीन बने हैं, ठीक है, अब उन प्रोटीन को जो बन गए, अब कहाँ कहाँ पहुंचाना है ये काम सॉर्ट आउट कौन करेगा, ये काम गोल्गी एपरेटस करेगा। इसको आप पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस है, ये सेल मतलब ये जितने भी प्रोटीन बने हुए हैं उनको एक तरीके से लाइन से पैक
करेगा, अरेंज करेगा और फिर पोस्ट करेगा। तो गोल्गी अपरेटस जो है ये पैकेज भी करता है प्रोटीन का और उनको सॉर्ट आउट भी करता है। गोल्गी अपरेटस को गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम जो है ऑर्गेनल, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से बना हुआ होता है। जो एंजाइम आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, उन्हीं में से कुछ एंजाइम लाइसोसोम बनाते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। दरअसल अगर कोई भी सेल बीमार होता है तो ये उस सेल को निगल के खत्म कर देता है, मतलब सेल को अपने ही आप में ध्वस्त कर देगा। लेकिन लाइसोसोम जो है वो कभी भी हेल्दी सेल को किल नहीं करता। और लाइसोसोम जो है ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसका ओरिजिन, जैसा मैंने आपको बोला, इसका ओरिजिन भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और फिर ये गोल्गी अपरेटस में जाके सॉर्ट आउट होता है और फिर अल्टीमेटली लाइसोसोम के फॉर्म में बन के उभरता है। और अगर सेल को खाना है तो खा लेता है, क्योंकि सेल को खत्म करना उस टाइम पे शरीर के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सेल हार्मफुल हो सकते हैं, राइट। उसके बाद है आपके सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। जो आपके सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हैं ये सेल डिवीजन के लिए काम करते हैं और ये क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल का उसको भी डिवाइड करते हैं। तो मैंने और एक चीज ध्यान रखेंगे, वन मोर थिंग, सेंट्रियोल जो है ना ये केवल एनिमल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली चाहिए एज कम्पेयर टू द प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वैक्यूल्स की बात करेंगे। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज के काम आने वाला ऑर्गेनल है। ये प्लांट्स के अंदर ज्यादा लार्ज या बड़ा होता है। क्यों होगा? क्योंकि प्लांट्स को चीजें ज्यादा स्टोर करनी है, पानी ज्यादा स्टोर करना है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स तो मूव करके भी चीजें खा पी लेंगे, है ना, स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्यूल्स जो है वो स्मॉल होते हैं एनिमल में एज कम्पेयर टू द प्लांट्स, और इनको स्टोरेज सैक कहा जाता है। ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों को स्टोर करते हैं। सो देखिए हमने सारे ऑर्गेनल्स कवर कर लिए। वी आर लेफ्ट विद द न्यूक्लियस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को कनेक्ट करते हुए पूरा जो डिटेल है वो देखेंगे। सो दैट्स इट, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।